जिस ग्रह पर हम रहते हैं वह है हमारी पृथ्वी, हमारी धरती। और इस धरती पर जीवों की हजारों जातियां पाई जाती है, जिसमें से बहुत से जीवों की जातियों से तो हम परिचित हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि चींटियों की 20,000 जातियां पाई जाती है। मैं यहाँ पर संख्या की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जातियों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर अरे बाप रे, यहाँ पर देखिए बहुत सारी चींटियां मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चींटियों को तो हम जानते हैं, हमने अपने घर में देखी है, काली वाली चींटी, लाल वाली चींटी, बड़ा वाला चीता, इन सब को तो हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 20,000 प्रजातियां ऐसी है जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। इसके अलावा बीटल या भृंग, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी 3 लाख प्रजातियां पाई जाती है, स्पीशीज पाई जाती है। ऐसे ही अगर हम मछलियों की बात करते हैं, मत्स्य जातियों की बात करते हैं, तो मत्स्य जातियों की 28,000 प्रजातियां पाई जाती है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ऑर्किड जो पादप है, इसकी भी 20,000 से अधिक जातियां इस पृथ्वी पर, इस धरती पर पाई जाती है। तो आप जान गए होंगे कि हमारी पृथ्वी की कितनी विशाल विविधता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एलियन भी इस पृथ्वी पर आए तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाएगा हमारी पृथ्वी की इतनी विशाल विविधता को देखकर। तो ये जो विविधता इस पृथ्वी पर आई है, ये कहाँ से आई? क्या इस विविधता का कोई महत्व है? मनुष्य का जीवन इस विविधता से किस प्रकार से लाभान्वित हुआ है? चलिए आज हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर, जैव विविधता एवं संरक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आइए जानते हैं कि जैव विविधता मतलब क्या होता है। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जैव का मतलब होता है जैविक घटक, जिसके अंतर्गत आ जाते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता या विषमता। तो जैव विविधता एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पादप व जंतु की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। और इस शब्द को सबसे ज़्यादा प्रचलित किया गया था एक सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन के द्वारा, क्योंकि इन्होंने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर में पाई जाने वाली विविधता को दर्शाया था, बताया था। मतलब एक छोटी सी इकाई जीन से लेकर कोशिका के वृहत अणु तक जितनी भी विभिन्नता पाई जाती है, इनके बारे में इन्होंने बताया था। इसलिए ये शब्द जैव विविधता एडवर्ड विल्सन के द्वारा ज़्यादा प्रचलित हुआ। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के स्तरों की। यह जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आनुवंशिक विविधता, दूसरी होती है जातीय विविधता और तीसरी होती है पारिस्थितिकी विविधता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिक विविधता की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो आनुवंशिक विविधता किसी भी जाति के विभिन्न सदस्यों में जब विविधता आनुवंशिक इकाई जीन के कारण उत्पन्न होती है, तब हम उसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है, यह है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, और ये ऐसा प्लांट है जो हिमालय की श्रेणियों में उगता है। और इस प्लांट के द्वारा एक सक्रिय रसायन रेसरपिन का उत्पादन होता है। तो रेसरपिन की जो सांद्रता है इनके विभिन्न सदस्यों में अलग अलग होती है। जैसे राउल्फिया वोमेटोरिया में रेसरपिन की सांद्रता बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम दूसरे सदस्य की बात करें तो इसकी सांद्रता या तो कम हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो ये जो विभिन्नता, ये जो विविधता यहाँ पर उत्पन्न हुई है, ये आनुवंशिक इकाई जीन के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए इस प्रकार की जो विविधता होती है, इसे हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। तो या तो जो जीन है उनके सीक्वेंस में बदलाव हो जाएगा, उनमें परिवर्तन हो जाएगा, जिनके कारण ये विविधता उत्पन्न होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि धान की हमने बहुत सारी किस्में
देखी है, बहुत सारी प्रजातियां देखी है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में धान की 50,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन धान में जो डिफरेंस है, जो विविधता है, वो किस वजह से है? ये भी आनुवंशिक विविधता होती है इनमें, और ये भी आनुवंशिक इकाई जीन के कारण होती है। इसी प्रकार से अगर हम आम की प्रजातियों की बात करें तो आम की भी भारत में 1000 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर भी जो विविधता दिखाई दे रही है आम में, ये भी आनुवंशिक विविधता कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी विविधता की, जो है जातीय विविधता, या जिसे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जब एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में उनकी संख्या के आधार पर जो विविधता उत्पन्न होती है उसे हम जातीय विविधता कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें और पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट में जो उभयचर की प्रजातियां पाई जाती हैं, उभयचर एम्फीबियंस की जो संख्या पाई जाती है, वो पूर्वी घाट में पाए जाने वाले उभयचरों से ज़्यादा होती है। मतलब पश्चिमी घाट में उभयचर की संख्या ज़्यादा है और पूर्वी घाट में उभयचरों की संख्या कम है। तो उभयचरों की जातियों की संख्या पश्चिमी घाट में ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर विविधता अधिक दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो विविधता होती है उसे हम जातीय विविधता कहते हैं। तीसरी जो विविधता होती है जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकीय विविधता या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी तंत्रों की अपनी भौगोलिक व पर्यावरणीय विशेषताएं होती हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं व पौधों में भी भिन्नता मिलती है। यह भिन्नता ही पारिस्थितिकीय विविधता कहलाती है। तो इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक दोनों आते हैं। तो इनका जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इनका अपना भौगोलिक वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, और वहाँ के जीव उस भौगोलिक वातावरण और पर्यावरण के अनुसार रहते हैं। अगर हम भारत के पारिस्थितिक तंत्र को नॉर्वे देश से कंपेयर करते हैं तो हम पाएंगे कि भारत में पारिस्थितिक विविधता नॉर्वे से कई ज़्यादा है। जैसे भारत में ये देखिए, भारत का रेगिस्तान, भारत का वर्षा वन, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो भारत का जो रेगिस्तान है, यहाँ का वातावरण, और वर्षा वन जो है वहाँ का वातावरण, दोनों में काफ़ी अंतर है। जहाँ पर रेगिस्तान में बहुत अधिक गर्मी होती है और यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर ऊँट या कैमल्स ऐसे जीव यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो पानी के बिना भी रह लेते हैं बहुत महीनों तक। और अगर हम वर्षा वन की बात करें तो वहाँ पर ऐसे जीव पाए जाते हैं जो उस माहौल में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो भारत में जो पारितंत्र है वो अलग अलग प्रकार के पारितंत्र उपस्थित हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की भारत का रेगिस्तान, वर्षा वन, या मैंग्रोव की बात करते हैं, या फिर हम कोरल रीफ या मिडोज। इस प्रकार का जो भारत का पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र है, वो नॉर्वे से जो विविधता है वो भारत में कई गुना ज़्यादा दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विविधता होती है ये 3 स्तर पर होती है, और इस विविधता को अगर हम पर्यावरण को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहे तो ये जो जातियां पाई जाती है ये कुछ समय में हो सकता है हम कुछ समय में ही इन जातियों को जल्द ही खो सकते हैं। इसलिए इनका संरक्षण करना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और इसलिए आज ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दा बन गया है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर और भारत में कुल कितनी जातियां उपस्थित हैं या कितनी जातियां पाई जाती हैं। तो अब तक जितनी भी जातियों की खोज हुई है कुछ तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर, या जिन्हें रेड डाटा बुक में अंकित किया गया है, उतनी जातियों को तो हम जानते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनकी खोज होना बाकी है, और वो कितनी होगी इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं है। तो IUCN ने 2004 में जो आकलन किया था
उनके अनुसार जो एनिमल और प्लांट्स है उनकी जातियों की जो संख्या है वो 1.5 मिलियन से भी अधिक हो सकती है, ये उन्होंने बताया था। तो IUCN क्या है? IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और ये ऐसा संगठन है जो जीवों की जातियों की संरक्षण की स्थिति पर नज़र रखता है या निगरानी करता है। तो बाद में और वैज्ञानिकों ने इन पर स्टडीज़ की और उनके अनुसार उन्होंने जो अनुमान या आकलन जो उन्होंने दिया, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो शीतोष्ण क्षेत्र में जो आकलन है वो लगभग पूरा हो चुका है, वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी भी ऐसी बहुत सी प्रजातियाँ हैं जिनकी खोज होना बाकी है। फिर वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किए और उन्होंने कुछ शैक्षिक अनुमान लगाए और उन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले कीटों के समूह की जातियों का आकलन किया और उनका जो परिणाम आया उनके अनुपात को फिर उन्होंने पृथ्वी में पाए जाने वाले कुछ जीवों के इसमें बांट दिया और उनके अनुसार जीवों की जो संख्या है वो 20 से 25 मिलियन के आसपास हो सकती है। लेकिन उसके बाद रॉबर्ट में जो वैज्ञानिक आए उन्होंने शुद्ध आकलन किया और उन्होंने जो आकलन किया उनके आकलन के अनुसार जंतु और पादप की जातियों की जो संख्या है वो 7 मिलियन के आसपास हो सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। आइए बच्चों, अब हम पृथ्वी की जैव विविधता के रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जातीय सूची के आधार पर देखेंगे। अभी तक जितनी भी जातियां आकलित की गई हैं उनमें से 70% से भी अधिक जंतु की जातियां हैं और 22% के आसपास, मतलब 22% से अधिक नहीं, उसके आसपास पादप की जातियां आकलित की गई हैं और बाकी जो प्रतिशत बचता है लगभग 8% हो सकता है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव आ सकते हैं। अगर हम 70% जंतु की बात करें तो 70% जंतु में 70% कीटों के समूह की जातियां उपस्थित है और कीट का समूह जो है इनमें जैविक विविधता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, मतलब कीट सबसे समृद्ध जीव है और बाकी जो 30% आ जाएंगे जंतु में वो दूसरे जंतु आ जाएंगे। 10 अगर जंतु है तो 10 जंतुओं में 7 कीट होंगे और 3 जो होंगे वो अन्य जंतु होंगे। अब इस जैव विविधता को हम कुछ मुख्य वर्ग की जातियों को हम एक पाई चार्ट के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि अकशेरुकी जीवों का है। अकशेरुकी जीवों में आ जाएंगे कीट और मोलस्क या क्रस्टेशियन या दूसरे जंतु इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर इन जीवों में जैव विविधता को देखते हैं तो सबसे अधिक जैव विविधता कीटों में पाई जाती है। कीटों की जातियों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम हो जाता है, 70% से भी कम हो जाता है। दूसरे जीव आ जाएंगे जैसे मोलस्क आ जाएंगे, क्रस्टेशियन आ जाएंगे, अन्य जंतु आ जाएंगे। तो सबसे अधिक इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे अधिक जैव विविधता कीटों में दिखाई दे रही है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, कशेरुकी जीवों की बात करते हैं, तो कशेरुकी जीवों में सबसे समृद्ध जो जाति है जिनमें सबसे अधिक जैव विविधता दिखाई दे रही है वो होती है मत्स्य जाति। मत्स्य जाति में सबसे अधिक जैव विविधता है। उसके बाद दूसरी जातियाँ भी आपको दिखाई दे रही है। दूसरी जाति जैसे कि अगर स्तनधारियों की बात करें या पक्षियों की बात करें या सरीसृप की बात करें या उभयचर की बात करें तो इनमें भी जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन अगर इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे अधिक जैव विविधता मत्स्य जाति में पाई जाती है। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं। तो पौधों में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे समृद्ध हमें 2 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। एक कवक दिखाई दे रहा है, दूसरा है आवृत्तबीजी पौधे। लेकिन अगर कवक और आवृत्तबीजी पौधों की बात करेंगे तो सबसे अधिक जैव विविधता हमें आवृत्तबीजी पौधों में दिखाई देती है। उसके बाद कवक आ जाएंगे और बाद में जो अन्य पेड़ पौधे हैं जिनमें शैवाल, फिर मॉसेस, फर्न और बाद में लाइकेंस आ जाएंगे। इनका प्रतिशत कवक और आवृत्तबीजी पौधों से कम होता है।
इस प्रकार हम जैव विविधता को देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आकलन दिया हुआ है इनमें वैज्ञानिक प्रोकैरियोटिक की संख्या नहीं बताते, क्योंकि जीव वैज्ञानिक को विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। इसमें समस्या ये आती है कि जो वर्गीकरण के पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं वो सूक्ष्म जीवों के लिए उचित नहीं है। और दूसरी बात, सूक्ष्म जीवों की बहुत सी ऐसी जातियाँ उपस्थित है जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते या जो संवर्धन योग्य नहीं है। और मान लिया जाए अगर हम कोई जैव रासायनिक तरीके या कोई आणविक तरीके अपनाते हैं, तब हो सकता है कि इनकी जो विविधता है, इनकी जो जातियों की संख्या है सूक्ष्म जीवों की, ये लाखों तक पहुंच सकती है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो पृथ्वी के विश्व के पूरे क्षेत्र में भारत का जो भूमि क्षेत्र है वो विश्व का 2.4% है, जिसमें वैश्विक जाति विविधता, अगर भारत की बात करें तो भारत में ही वैश्विक जाति विविधता कितनी है, 8.1% है। और शायद इसी वजह से जो भारत है 12 महाविविध देशों में से एक है जिनमें बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जो रॉबर्ट मे ने जो आकलन किया था, जो शुद्ध आकलन रॉबर्ट मे ने दिया था, उनके अनुसार 22% जातियों की खोज हो चुकी है। लेकिन आप सोचिए 22% मतलब बाकी 78% जो बचा है, इनकी खोज होना अभी भी बाकी है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 45,000 से भी ज़्यादा पादप की जातियाँ उपलब्ध है और उनसे 2 गुना ज़्यादा जंतु की जातियाँ भारत में पाई जाती है। और अगर कितनी की खोज होना बाकी है, अगर हम बात करें रॉबर्ट मे के अनुसार, तो अभी भी 1 लाख पादप की जातियाँ अभी भी ऐसी है जिनकी खोज होना बाकी है और 3 लाख से भी अधिक जंतु की जातियों की खोज होना बाकी है। तो अब प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि क्या कभी हम अपने विश्व की, अपने पूरे देश की जैव विविधता की खोज कर पाएंगे? और इस खोज करने के लिए हमको कितनी अधिक मानव शक्ति, एक प्रशिक्षित मानव शक्ति, वर्गीकरणविद और समय की आवश्यकता होगी। और यह स्थिति और अधिक भयानक हो जाएगी जब हम ये महसूस करेंगे कि हमने जीवों की जातियों को खोज करने के पहले ही उन्हें खो दिया है और वो संग्रहित पुस्तकालय में उन्हें अभी हमने अंकित भी नहीं किया है, उसके पहले ही वो जाति विलुप्त हो चुकी है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के पैटर्न या प्रतिरूप की। तो जैव विविधता के 2 प्रतिरूप या पैटर्न्स होते हैं। पहला होता है अक्षांशीय प्रवणता, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, और दूसरा होता है जातीय क्षेत्र संबंध या जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय प्रवणता की। तो क्योंकि हम प्रतिरूप की बात कर रहे हैं, तो जीवों की जो संख्या होती है, चाहे हम पौधों की बात करें या जंतु की बात करें, जातियों की संख्या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है, मतलब ये एक समान नहीं होती है। अगर हम पूरे विश्व के मानचित्र को भी हम देखते हैं तो पूरे विश्व के मानचित्र में जातियों की संख्या कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम पाई जाती है। जैसे मान लिया जाए यह है हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी को अगर हम देखते हैं, इसके भागों को देखते हैं, तो इस पृथ्वी पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बीच का भाग है, ये ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है और जो नीचे वाला हिस्सा है ये पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है। जो बीच की रेखा है ये होती है विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा या इसे अक्षांशीय रेखा भी कहा जाता है। तो क्योंकि जो विविधता, जीवों की जातियों में जो विविधता है ये अक्षांशों पर क्रमबद्ध प्रवणता दिखाती है, मतलब इनमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है अक्षांशों पर, इसलिए हम इसको अक्षांशीय प्रवणता कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ की अगर हम बात करते हैं तो
ये वाला जो हिस्सा होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और 23.5 डिग्री से अगर हम ऊपर की तरफ और जाते हैं, मतलब 66.5 डिग्री, ये जो हिस्सा होता है ये होता है शीतोष्ण क्षेत्र या टेम्परेट जोन। और ऊपर जो होता है वो होता है ध्रुव। तो हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर बहुत अधिक मौसम में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जाति विविधता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर हम कोलंबिया की बात करें, जो कि भूमध्य रेखा के एकदम पास में है, कोलंबिया में पक्षियों की 1400 जातियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बहुत पास में है। और अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में पक्षियों की 1200 जातियाँ पाई जाती है। चलिए हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अब हम 41 डिग्री उत्तर में अगर हम बात करते हैं, तो 41 डिग्री उत्तर में न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क में पक्षियों की 105 जातियाँ पाई जाती है। और थोड़ा सा और अगर हम 71 डिग्री उत्तर की तरफ जाते हैं, तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड में पक्षियों की 56 जातियाँ पाई जाती है। तो अभी आपने देखा कि जो जातियों की संख्या है, जैसे ही हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो जातियों की जो संख्या है वो क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ने पर जातियों की संख्या में कमी आ जाती है। स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो कम हो जाती है और ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता भूमध्य रेखा के पास में बहुत ज़्यादा होगी और जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे जो विविधता है वो कम होती जाती है। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में की बात करें तो इक्वाडोर में संवहनी पौधे वेस्कुलर प्लांट्स की जातियों की संख्या शीतोष्ण क्षेत्र में यूएसए जो कि मध्य पश्चिम में स्थित है उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा संवहनी पौधे इक्वाडोर में उपस्थित है, क्योंकि इक्वाडोर भूमध्य रेखा के पास मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपस्थित है। और अगर हम दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का जो अमेज़न जंगल है, वर्षा वन है, वहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है। पूरी पृथ्वी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में जैव विविधता सबसे अधिक मिलती है। यहाँ पर कुछ कीटों की जातियाँ पाई जाती है जिनकी संख्या 1,25,000 तक है। दूसरा प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स की 40,000 के आसपास की जातियाँ इस दक्षिण अमेरिका के जंगल में मिलती है। उसके बाद मत्स्य जातियों की बात करें तो मत्स्य जातियाँ 3,000 के आसपास इसकी संख्या है और पक्षियों की संख्या 1300 के आसपास है। इसी प्रकार से मैमल्स स्तनधारी या सरीसृप स्तनधारी या फिर उभयचर या एम्फीबियंस की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो संख्या है वो 427 है। और लास्ट में आ जाते हैं रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग, इनकी जो संख्या है ये 378 है। तो दक्षिण अमेरिका के जंगल में हमको बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है और अभी भी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनकी खोज होना बाकी है। अगर यहाँ पर खोजेंगे तो हो सकता है यहाँ पर 2 लाख से भी अधिक कीट प्राप्त हो सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या है, ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण वहाँ पर जाति विकास अधिक हुआ है या जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इसका उत्तर देने के लिए वैज्ञानिक, पारिस्थितिकविद या जैव विकासविदों ने कुछ परिकल्पनाएं दी, जिसमें से पहली परिकल्पना या हाइपोथेसिस उन्होंने ये बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाति उद्भवन या स्पेशिएशन होते रहता है। स्पेशिएशन का मतलब होता है नई स्पीशीज का निर्माण या नई जाति का निर्माण होना। तो क्योंकि वहाँ पर नई जाति का निर्माण होते रहता है इसलिए वहाँ पर
जाति विकास अधिक होता है और जिसके कारण वहाँ पर जैव विविधता अधिक है। दूसरी बात यह है कि शीतोष्ण क्षेत्र में हिमनदन या ग्लेशिएशन होते रहता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ का वातावरण अबाधित रहता है। और शीतोष्ण क्षेत्र में समय के साथ साथ काफ़ी वातावरण में चेंजेस होते रहते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निकेत विशिष्टीकरण या निक स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। तो निक स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी नई जाति बन रही है या नई स्पीशीज बन रही है, वो अपने आप को उस वातावरण में प्राकृतिक रूप से अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है या अनुकूलित कर लेती है, जिसके कारण उन जातियों का विकास होते रहता है, जिसके कारण वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और तीसरी जो परिकल्पना वैज्ञानिकों ने दी थी वो ये थी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण वहाँ पर उत्पादन बहुत अधिक होते रहता है और इस वजह से वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है।